बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन की और देखेंगे कि फंक्शंस किस तरह से वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं और वैल्यूज़ रिटर्न करवाने से एक्चुअली क्या मुराद है। और साथ ही हम ये देखेंगे कि फंक्शन की रिटर्न करदा वैल्यू को हम किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक्स को थियोरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में कुछ प्रोग्राम्स की मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन से क्या मुराद है। दरअसल प्रोग्राम्स में ज़्यादातर फंक्शंस का इस्तेमाल अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। इस सूरत में जब फंक्शन कोई अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करता है तो एंड में एक न्यू वैल्यू रिजल्ट के तौर पे प्रोड्यूस हो सकती है। इसलिए फंक्शंस में ये अहलियत होती है कि वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे, उसी जगह पर जहां पर आपने फंक्शन को कॉल किया होता है। अब अगर आप एक ऐसा फंक्शन लिखने जा रहे हैं जो कि एंड पे कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो फिर फंक्शन डिक्लेरेशन में ही आपको ये बात मेंशन करना होगी, फंक्शन डिक्लेरेशन में ही आपको ये बात बताना होगी कि हमारा फंक्शन किस किस्म की वैल्यू रिटर्न करेगा और उसकी मुनासबत से हमें फंक्शन के नाम से पहले डाटा टाइप का इस्तेमाल करना होगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारा फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है तो फिर फंक्शन के नाम से पहले डिक्लेरेशन में हमें इंट का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह से अगर हमारा फंक्शन एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है तो फिर हमें ये डिक्लेरेशन में मेंशन करना होगा कि हमारा फंक्शन एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा और इसके लिए हम फंक्शन के नाम से पहले डिक्लेरेशन में फ्लोट का वर्ड यूज करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन में जब आप ये मेंशन कर देते हैं कि आपका फंक्शन किस किस्म की वैल्यू रिटर्न करेगा तो उस वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए आप अपने फंक्शन की बॉडी में जो लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं वहां पर आप रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और वहां से रिटर्न कीवर्ड के बाद आप वो वैल्यू मेंशन करते हैं जो कि फंक्शन रिटर्न करेगा। फंक्शन की बॉडी में जो ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है प्रोग्राम का कंट्रोल वापस जंप कर जाता है, मूव करता है बैक पे उसी पॉइंट पे जहां पे फंक्शन को कॉल किया गया था और फिर उस रिटर्न वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रिटर्न करदा वैल्यू को हम कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है रिटर्न वैल्यू को असाइनमेंट स्टेटमेंट में यूज करना। जी हाँ, फंक्शन की रिटर्न करदा वैल्यू को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। हम असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में बारहा पढ़ चुके हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल को जब कोई वैल्यू असाइन की जाती है तो उस स्टेटमेंट को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं जहां पे वैल्यू असाइन की जा रही होती है। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट में या असाइनमेंट के तौर पे किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया क्यूब और जिसकी डाटा टाइप इंट है। इसका मतलब है कि हमारा ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन में हमने पैरामीटर्स के तौर पे भी इंट का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन एक सिंगल इंटीजर वैल्यू इनपुट या पैरामीटर के तौर पे रिसीव करेगा और रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। इसके बाद अगर आप फंक्शन डेफिनेशन में देखिए, फंक्शन डेफिनेशन में भी हमने अपने फंक्शन क्यूब के नाम से पहले इंट डाटा टाइप का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हम फॉर्मल पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम नम है। इसका मतलब है कि जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो जो वैल्यू भी पास की जाएगी वो वैल्यू कॉपी हो जाएगी नम नामी वेरिएबल में। और जरा इस फंक्शन की बॉडी में देखिए हमने यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट यूज की है, रिटर्न नम इंटू नम इंटू नम। चूंकि हमारा ये फंक्शन क्यूब कैलकुलेट करेगा किसी इंटीजर वैल्यू का, तो इस तरह से जो भी वैल्यू प्रोवाइड की गई होगी उसका क्यूब कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया जाएगा। अब इसे असाइनमेंट के तौर पे कैसे यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम में देखिए कि हमने मेन फंक्शन के अंदर यूजर का इनपुट रिसीव किया और उसे स्टोर किया वेरिएबल एन में और फिर जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो कॉल करते हुए साथ ही हमने असाइनमेंट का इस्तेमाल भी कर लिया और सी नामी जो वेरिएबल है हमने उसे वो वैल्यू असाइन कर दी जो कि हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा। और ऐसा करने से जो भी वैल्यू फंक्शन को कॉल करते हुए प्रोवाइड की गई थी उसका क्यूब कंप्यूट होने के बाद क्यूब की वैल्यू स्टोर हो जाएगी वेरिएबल सी के अंदर और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से उसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। लेकिन हम इसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसे बाद में डिस्प्ले करवाने के लिए ही इस्तेमाल करें। फंक्शन की रिटर्न करदा वैल्यू का दूसरा इस्तेमाल ये हो सकता है कि हम किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में उस रिटर्न वैल्यू को डायरेक्टली यूज करें।
इससे क्या मुराद है कि एग्जांपल की मदद से हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने वही सेम फंक्शन यूज किया है जो कि प्रीवियस स्लाइड में हम यूज कर रहे थे, यानी क्यूब नामी फंक्शन जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, यानी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और पैरामीटर के तौर पे एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। फंक्शन डेफिनेशन में भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, सेम वही कोड है जो कि प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर देखिए, अपने प्रोग्राम में फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे कहा c इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब n। इसका मतलब यह है कि यूजर की इनपुट करदा वैल्यू पहले n में स्टोर की गई, फिर फंक्शन को कॉल किया गया। लेकिन फंक्शन को कॉल करते ही आप देखिए हमने 5 के साथ उसे मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ऐसा करने से जो भी इनपुट करदा वैल्यू है उसका क्यूब कैलकुलेट होगा और वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ ही हम असाइनमेंट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यानी जो रिजल्ट होगा वो स्टोर हो जाएगा वेरिएबल c के अंदर। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में। इसके अलावा हम फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को एक और तरह से भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, हम उसे आउटपुट स्टेटमेंट में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। सेम वही एग्जांपल है, हमने क्यूब नामी एक फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन किया है, और इसके कोड में कोई फर्क नहीं है। प्रीवियस 2 स्लाइड्स में हम इसके कोड को डिस्कस कर चुके हैं कि ये फंक्शन क्या करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो किस तरह से कॉल कर रहे हैं। एक्चुअली हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और एक स्ट्रिंग पहले डिस्प्ले करवाई क्यूब इज, और फिर साथ ही हमने क्यूब नामी फंक्शन को कॉल कर दिया और पैरामीटर के तौर पे वो वैल्यू पास ऑन कर दी जो कि यूजर ने इनपुट के तौर पे फराहम की थी। ऐसा करने की सूरत में हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन कॉल पे जंप करेगा फंक्शन में, वहां पे क्यूब कैलकुलेट होगा, और क्यूब कैलकुलेट होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न होगी क्यूब की सूरत में, वो क्यूब इज स्ट्रिंग के साथ डायरेक्टली प्रिंट आउट हो जाएगी, क्योंकि हम सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अब कुछ प्रोग्राम्स की मदद से हम कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर करते हैं। यहाँ डेव सी प्लस प्लस में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम के कोड को अंडरस्टैंड करें, पहले हम पर्पस देख लेते हैं इस प्रोग्राम का क्या है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यूजर से इनपुट के तौर पे मार्क्स रिसीव करेगा, और फिर यूजर के इनपुट करदा मार्क्स हम प्रोवाइड करेंगे अपने फंक्शन को, और फंक्शन डिटरमिन करेगा कि उन मार्क्स की बेस पे क्या ग्रेड बनता है, और ग्रेड की सूरत में ग्रेड के तौर पे एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा हमारा फंक्शन, जिसे हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में। यानी हम इस प्रोग्राम में फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को एज असाइनमेंट यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। लाइन नंबर 3 पे देखिए हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम ग्रेड है, जो कि पैरामीटर के तौर पे इंटीजर डाटा टाइप की एक सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर हमने अपने फॉर्मल पैरामीटर का नाम भी मेंशन कर दिया है m। और देखिए फंक्शन के नाम से पहले हमने 4 डाटा टाइप का इस्तेमाल किया है। इट मींस कि हमारा ये फंक्शन 4 डाटा टाइप की एक वैल्यू यानी एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा। इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पे, और फिर देखेंगे इस फंक्शन को कॉल करते हुए हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो देखिए लाइन नंबर 14 पे हम बेसिकली अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर अपने फंक्शन को डिफाइन करते हुए वही 4 डाटा टाइप यूज किया जो कि हम डिक्लेरेशन में भी यूज कर चुके हैं। अपने फंक्शन का नाम और फिर फॉर्मल पैरामीटर्स बताए, और फिर कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान देखिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो जो एक्चुअल पैरामीटर पास किया जाएगा उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी वेरिएबल m में, यानी हमारे फॉर्मल पैरामीटर m में, और फिर उस पैरामीटर की बेस पे हम ये डिटरमिन करेंगे कि यूजर के इनपुट करदा मार्क्स के हिसाब से उसका क्या ग्रेड बनता है। तो हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को स्टार्ट किया और हम ये कह रहे हैं कि अगर m बड़ा है 80 से, यानी इनपुट करदा मार्क्स 80 से ज्यादा हैं, तो फिर रिटर्न कर दो a। ये बात ध्यान में रखिए कि हम यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की कि जब फंक्शन कोई कैरेक्टर या कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो रिटर्न क्या किया जाएगा, एक सिंगल कैरेक्टर a। उसके बाद हम एल्स इफ को यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर दूसरी कंडीशन चेक कर लीजिए कि अगर मार्क्स यानी फॉर्मल पैरामीटर में मौजूद वैल्यू बड़ी है 60 से, तो फिर रिटर्न करवा दीजिए b। और बिल्कुल इसी तरह से अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो दोबारा से हम एल्स इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि चेक करें कि अगर फॉर्मल पैरामीटर्स में मौजूद वैल्यू बड़ी है 40 से, इस सूरत में रिटर्न करवा दीजिए c। और एल्स की सूरत में हम रिटर्न करवा रहे हैं f, यानी अगर इनपुट करदा वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स में मौजूद वैल्यू 40 से भी छोटी है तो फिर f रिटर्न करवा दीजिए।
आइए अब देखते हैं हम इस फंक्शन को किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो लाइन नंबर 4 पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और मेन फंक्शन में जाके हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और जिसका नाम मार्क्स है, और साथ ही हमने 4 डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम जी है। हमने उसके बाद सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर मार्क्स, के मार्क्स एंटर कीजिए, और फिर यूजर के इनपुट करदा मार्क्स सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से मार्क्स नामी वेरिएबल में स्टोर कर लिए। अब यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ग्रेड मार्क्स, यानी ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया और ये हम एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं और पैरामीटर के तौर पे हम वेरिएबल मार्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही हम असाइनमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू रिटर्न की जाएगी इस फंक्शन को कॉल करने पर वो स्टोर कर दी जाए जी नामी वेरिएबल में। अब हमें ये मालूम है कि हमारा फंक्शन एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा, इसलिए हमने 4 डाटा टाइप का वेरिएबल जी पहले से डिक्लेयर किया हुआ है और उसमें हम असाइन कर रहे हैं रिटर्न वैल्यू को। उसके बाद लाइन नंबर 11 पे देखिए, हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, योर ग्रेड इज, ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी, और साथ ही वेरिएबल जी की वैल्यू प्रिंट करवा दी। आइए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने मार्क्स एंटर करता हूँ इनपुट के तौर पे, लेट्स से 98, और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो योर ग्रेड इज ए, आपने देखा कि मैसेज डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से आप फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को एज असाइनमेंट यूज कर सकते हैं। और आइए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ जहां पर हम अपने फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को यूज करेंगे एक्सप्रेशन के अंदर। तो इससे पहले कि इसके कोड को डिस्कस करें, हम देखते हैं ये प्रोग्राम करेगा क्या। हम इस प्रोग्राम में दो फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे। इनमें से एक फंक्शन स्क्वायर मालूम करेगा यूजर की इनपुट करदा वैल्यू का, और दूसरा फंक्शन क्यूब मालूम करेगा यूजर की इनपुट करदा वैल्यू का, और फिर ये दोनों फंक्शन क्यूब और स्क्वायर की वैल्यू को रिटर्न करेंगे और फिर उन रिटर्न्ड वैल्यूज को हम एक एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शंस की डिक्लेरेशन को देख लेते हैं। लाइन नंबर 3 पे देखिए, हम अपना पहला फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम स्क्वायर है, और नाम से ही जाहिर है कि ये फंक्शन बेसिकली इनपुट करदा वैल्यू का स्क्वायर मालूम करेगा। देखिए हमने यहाँ पे डाटा टाइप यूज की है इंट, इसका मतलब है कि हमारा ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। पैरामीटर के तौर पे ये एक इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा, और हमने इस फॉर्मल पैरामीटर का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है एन। इसी तरह से जो दूसरा फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसका नाम क्यूब है, यानी ये फंक्शन इनपुट करदा वैल्यू का क्यूब कंप्यूट करके रिटर्न करेगा, और इसकी डाटा टाइप भी इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर डाटा टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, और हमने यहाँ पे अपने फॉर्मल पैरामीटर का नाम भी मेंशन कर दिया है एन। अब हम बढ़ते हैं इन दोनों फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 18 पे हम स्क्वायर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इंट sqr int n, यानी हमारे फंक्शन का नाम sqr, इसके रिटर्न डाटा टाइप और हमारे फॉर्मल पैरामीटर का नाम और उसका डाटा टाइप। और यहाँ पर देखिए हम इस फंक्शन की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं रिटर्न कीवर्ड के साथ, रिटर्न n इंटू n। इसका मतलब है कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो जो पैरामीटर पास किया जाएगा उस पैरामीटर की वैल्यू कॉपी हो जाएगी हमारे इस फॉर्मल पैरामीटर n में, और फिर n को मल्टीप्लाई किया जाएगा n के साथ, यानी उसका स्क्वायर बन जाएगा और फिर वो वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से लाइन नंबर 23 पे देखिए, हमने क्यूब नाम का अपना फंक्शन डिफाइन किया है और यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न करवा रहे हैं n इंटू n इंटू n, यानी जो भी पैरामीटर इनपुट के तौर पे फराहम किया गया होगा उसकी एक कॉपी प्रोड्यूस हो जाएगी फॉर्मल पैरामीटर n में, और फिर हम यहाँ पे n को n से ही 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके क्यूब कंप्यूट करेंगे और उसी को रिटर्न करवा देंगे। आइए अब देखते हैं कि हम मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 6 में। लाइन नंबर 8 पे देखिए हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंट a b और r। ये हमारे 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। उसके बाद हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया, एंटर एन इंटीजर, जिसे हमने स्टोर कर लिया सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से ए नामी वेरिएबल में। उसके बाद देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक और मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया, एंटर एन इंटीजर, और यहाँ पर यूजर की इनपुट करदा वैल्यू हमने सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से स्टोर कर ली वेरिएबल बी में। और फिर हमने इन दोनों फंक्शंस को एक एक्सप्रेशन में कॉल किया। ये देखिए r इज इक्वल टू, अब r वो वेरिएबल है जिसमें इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर होगा, और एक्सप्रेशन क्या है, हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं स्क्वायर फंक्शन को, और पैरामीटर के तौर पे पहली वैल्यू जो कि हमारे वेरिएबल a में मौजूद है उसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली स्क्वायर फंक्शन कॉल होगा, a में मौजूद वैल्यू जो है वो पैरामीटर के तौर पे वहां प्रोवाइड की जाएगी, उसका स्क्वायर मालूम किया जाएगा और वो वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर दी जाएगी। और इसके बाद इस एक्सप्रेशन में हमने प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और फिर हमने अपने सेकंड फंक्शन क्यूब को कॉल कर लिया, और यहाँ पे हम पैरामीटर के तौर पे b वेरिएबल में मौजूद वैल्यू
पास कर रहे हैं, यानी b वेरिएबल को हम एज एक्चुअल पैरामीटर यूज कर रहे हैं। तो इससे बेसिकली क्यूब नामी फंक्शन कॉल होगा और b वेरिएबल में मौजूद वैल्यू का क्यूब कंप्यूट होकर यहाँ पर वो वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी। तो फिर जो क्यूब की वैल्यू होगी और जो स्क्वायर की वैल्यू होगी उनका सम हो जाएगा और रिजल्ट स्टोर हो जाएगा r नामी वेरिएबल में। और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके ये स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू, और फिर r नामी वेरिएबल को हम प्रिंट करवा देंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए एंटर एन इंटीजर, तो इंटीजर के तौर पे मैं 2 की वैल्यू एंटर करता हूँ, ये a में स्टोर हो जाएगी वैल्यू, और दूसरी वैल्यू मैं प्रोवाइड करता हूँ लेट से 3 की, और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 31। उसकी वजह क्या है, 2 का स्क्वायर बनेगा 2 2 4 और 3 का क्यूब बनेगा 27। तो 27 और 4 को प्लस किया जाएगा तो 31 रिजल्ट आएगा। तो आपने देखा किस तरह से हम एक एक्सप्रेशन में फंक्शंस की रिटर्न वैल्यू को यूज कर सकते हैं। और आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी प्रोग्राम की तरफ, जहां पर हम अपने फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को यूज करेंगे सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम के कोड को समझें, हम इस प्रोग्राम के पर्पस को देख लेते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा। एक्चुअली इस प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट के तौर पे 2 वैल्यूज रिसीव करेंगे और फिर हम एक फंक्शन की मदद से ये डिटरमिन करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, यानी कौन सी बड़ी सी बड़ी वैल्यू है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती है, हमारा फंक्शन ये डिटरमिन करेगा कि वो वैल्यू कौन सी है और फिर वो वैल्यू रिटर्न करेगा हमारा वो फंक्शन। और हम डायरेक्टली सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ उस रिटर्न वैल्यू को यूज करते हुए वो वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अपना एक फंक्शन डिक्लेयर किया है लाइन नंबर 3 पे, जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। इट मीन्स के ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है और ये फंक्शन पैरामीटर के तौर पे 2 इंटीजर वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा और हमने उन दोनों फॉर्मल पैरामीटर्स के नाम भी यहाँ मेंशन कर दिए, x और y। इसके बाद हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं अपने फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पर लाइन नंबर 14 पे हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। आप देखिए हमने अपने फंक्शन की रिटर्न डाटा टाइप मेंशन की, यानी ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और फिर फंक्शन का नाम और फिर फॉर्मल पैरामीटर्स। अब यहाँ पे लाइन नंबर 16 पे देखिए हमने इस फंक्शन में जाके कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, वेरिएबल g, i और n। अब बेसिकली आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इस फंक्शन के 2 फॉर्मल पैरामीटर्स हैं x और y, यानी इस फंक्शन को कॉल करते हुए 2 वैल्यूज ही प्रोवाइड की जाएंगी और उन 2 में से पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी वेरिएबल x में और दूसरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी वेरिएबल y में। अब अगर हम अपने फंक्शन की बॉडी में देखें तो हमने इंटीजर डाटा टाइप के साथ 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, g, i और n, और इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल हम इस फंक्शन में करने वाले हैं। उसके बाद लाइन नंबर 17 पे देखिए हमने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए ये डिटरमिन करने की कोशिश की है कि जो 2 वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं उनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, और उस छोटी वैल्यू को हम स्टोर करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल n में। उसकी वजह क्या है अभी हम देखते हैं आगे चलकर। तो हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और हम ये कह रहे हैं कि अगर x छोटा है y से, चूंकि 2 जो वैल्यूज प्रोवाइड की गई थी वो फॉर्मल पैरामीटर्स में सेव हो चुकी हैं x और y में, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर x वाली वैल्यू छोटी है y से तो फिर x में मौजूद वैल्यू को सेव कर दो, उसकी एक कॉपी को सेव कर दो वेरिएबल n में, यानी छोटी वैल्यू को स्टोर कर दो n में। और अगर ऐसा नहीं होता यानी ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर उलट होगा मामला, यानी इस सूरत में x छोटा नहीं होगा, y वाली वैल्यू छोटी होगी, तो फिर n में वो वैल्यू स्टोर कर दो जो कि y वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो इस तरह से हमने जो दोनों वैल्यूज में से छोटी वैल्यू थी वो स्टोर कर दी वेरिएबल n में। उसके बाद देखिए हमने फॉर लूप का आगाज किया लाइन नंबर 21 पे, और यहाँ पे जो हम फॉर लूप को यूज कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, हमने i वेरिएबल जो ऊपर डिक्लेयर किया है उसे इनिशियलाइज किया है 1 के साथ। हम i को इनिशियली 1 की वैल्यू दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जब तक i की वैल्यू छोटी रहती है या बराबर नहीं हो जाती n नामी वेरिएबल से। अब n में कौन सी वैल्यू मौजूद है, यानी जो 2 वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं उनमें से छोटी वैल्यू n में मौजूद है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यूजर ने जो पहली वैल्यू प्रोवाइड की है लेट से वो 16 है और दूसरी वैल्यू जो प्रोवाइड की है लेट से वो 48 है। तो 16 की वैल्यू जो है वो छोटी वैल्यू जो है वो n वेरिएबल में मौजूद है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक i वेरिएबल की वैल्यू छोटी रहती है या बराबर नहीं हो जाती 16 के, तब तक ये लूप चलनी चाहिए। अब हम इस लूप को इतनी मर्तबा क्यों चला रहे हैं, उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि बेसिकली जब 2 वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं इस सेंस में कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर छोटी वाली वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता,
क्योंकि कॉमन है तो दोनों वैल्यूज को वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तभी वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया कि i जब तक छोटा रहता है या बराबर नहीं हो जाता n के, और हर मर्तबा लूप बॉडी इटरेट होने पर i की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और हम ये कह रहे हैं इफ x मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, कि अगर x को डिवाइड किया जाए i पे और 0 आए, यानी x पूरा पूरा डिवाइड हो जाए i वेरिएबल में मौजूद वैल्यू से, यानी 1 से। जब पहली इटरेशन चलेगी लूप की तो i की वैल्यू 1 है, और y वेरिएबल में मौजूद वैल्यू भी 1 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, यानी i से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो फिर क्या करो, g वेरिएबल में i की वैल्यू स्टोर कर दो। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए जब लूप की फर्स्ट इटरेशन चलेगी तो i की वैल्यू 1 होगी, तो 1 से तो दोनों वैल्यूज पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी, तो g में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद i की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम ज्यूम कर लें कि 16 और 48 की वैल्यूज हैं x और y में, तो फिर x को डिवाइड किया जाएगा 2 से, वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। y को डिवाइड किया जाए 2 से, यानी 48 को डिवाइड किया जाए 2 से, तो भी वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मॉडुलस 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 2 की वैल्यू g में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद 3 आएगा। अब 3 जो है वो x को डिवाइड नहीं करेगा, 16 डिवाइड नहीं होता 3 से, लेकिन 48 हो जाता है। तो इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हुई, पार्शियल कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ओवरऑल ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू यहाँ स्टोर नहीं होगी। तो नेक्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू बढ़कर 4 हो जाएगी। 4 जो है वो 16 को भी डिवाइड करता है, 48 को भी डिवाइड करता है, तो फिल वक्त g में 4 स्टोर हो जाएगा। फिर i की वैल्यू बढ़कर 5 हो जाएगी। इसी तरह से जब तक i की वैल्यू 16 नहीं हो जाती, अब देखिए जब i की वैल्यू बढ़कर 16 होगी, उस वक्त 16 जो है वो 16 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और 48 भी 16 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 16 की वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी हमारे वेरिएबल g में, और वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। अब हम देखते हैं कि हम अपने मेन फंक्शन में किस तरह से इसे कॉल कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर इंट डाटा टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए a और b, जिसमें बेसिकली हम यूजर का इनपुट स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर से एक इंटीजर वैल्यू एंटर करने का कहा लाइन नंबर 7 पे, और फिर हमने लाइन नंबर 8 पे सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से वो वैल्यू स्टोर कर ली वेरिएबल a में। बिल्कुल इसी तरह से लाइन नंबर 9 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक और मैसेज प्रोड्यूस किया कि एक इंटीजर वैल्यू फराहम करें, जिसे हमने स्टोर कर लिया सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से वेरिएबल b में। लाइन नंबर 11 पे देखिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवाया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज, कि सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है। अब यहाँ पर ये चीज में रखिए कि जो हमारा फंक्शन है ये सब चीजें डिटरमिन करने के बाद लाइन नंबर 24 पे रिटर्न करवा रहा है g को, तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो रिटर्न हो रहा है यहां से लाइन नंबर 24 से। तो देखिए हमने इस फंक्शन को जब कॉल किया, यहां पर सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ जीसीडी हमारे फंक्शन का नाम, ये दो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स, तो यहां पर एक्चुअली फंक्शन के कॉल होने से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की वैल्यू रिटर्न होगी और वो साथ ही प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं वही दो वैल्यूज इनपुट के तौर पे फराहम करता हूँ, 16 और 48, और देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 16।